बीकन हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ फहियान की भारत यात्रा। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भारत विश्व का अनुपम और गौरवशाली देश है। प्राचीन काल से ही जगत गुरु के रूप में भारत ने विश्व को ज्ञान बांटकर मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय आकर्षण से खींचे चले आने वाले भारतीय यात्रियों ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन यात्रियों के मुख से भारत का गौरव गान सुनकर हर भारतवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भारत अनुपम और गौरवशाली देश रहा है, तो उनकी बुरी बुरी तारीफ भी की है। जो भारत में बहुत से विदेशी यात्री आ गए थे प्राचीन काल से, उनमें से कुछ चीनी यात्री भी थे। उसी चीनी यात्रियों में पहला जो यात्री जो था वो था फहियान। ईस्वी सन 400 शतक में फहियान भारत आया था और फहियान बेबी उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है भारत की। तो पढ़ते हैं पाठ फहियान की भारत यात्रा। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती है। पहला चीनी यात्री फहियान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 400 ईस्वी सन में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। उस काल में भारतवर्ष से चीन आने जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता था खोतान नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का और दूसरा था लंका के टापुओं से होकर। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। फहियान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। वह चीन से भारत में खोतान के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। तो फहियान ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। उसका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य था कि बौद्ध तीर्थ स्थान का दर्शन करना और दूसरा था बौद्ध धर्म की जितनी भी सारी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उसे संग्रहित करना। संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना। तो भारतवर्ष आने जाने के लिए चीन से दो मार्ग थे। पहला था खोतान नगर से होकर, तो दूसरा लंका की टापुओं से होकर। लंका के टापुओं से ये जलमार्ग था, तो खोतान से आने वाला मार्ग भूमार्ग था। स्थल मार्ग का मतलब है भूमार्ग। जल मार्ग बड़ा ही खतरनाक हुआ करता था। भयावह का मतलब है खतरनाक। लेकिन फहियान बड़ा निर्भय था। निर्भय का मतलब है साहसी। वो खोतान के मार्ग से भारत पहुंचा, लेकिन जाते समय वो जल मार्ग से चला गया। फहियान के साथ और भी यात्री थे। खोतान पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में फहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक न था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था। प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों के कंठ सूखने लगे। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाने पड़े। वन में मार्ग भूलते भटकते तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए वे सब लाप झील के किनारे जहाँ पहुँचे, उस समय प्रायः सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया।
परंतु फैयान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर अटल रहा। वह मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। फैयान 2 महीने में खोतान पहुंच गया। वहां लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। उस काल में खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। खोतान से चलकर फैयान काबुल पहुंचा। काबुल से वह खात, गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहाँ बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम है। उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। तो फैयान और उसके साथी भारत की यात्रा करने निकले तो खोतान होकर वो चल पड़े। तो लाप का जंगल उन्हें पार करना पड़ा, लेकिन गर्मी का मौसम था, प्रचंड गर्मी थी और लाप का जंगल पार करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यात्रियों को पानी तक नहीं मिलता था उस जंगल में। तो उनके कंठ सूख गए। बहुतों ने पीछे हटने का तय किया, विचार किया, लेकिन फैयान और कुछ साथी वो भारत लाप का जंगल पार करते हुए पहुंच गए। बीच में वो रास्ता भी भटकते थे, लेकिन फैयान अपने विचार से अडिग रहा और वो भारत पहुंच गया। लेकिन सबसे पहले वो पहुंचा खोतान, जहाँ के लोगों ने उनका बड़ी जोशपूर्ण स्वागत किया। आओ भगत का मतलब है स्वागत करना। तब उस वक्त खोतान ये बौद्ध राज्य था, लेकिन आज वो उजाड़ गया है। प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में आज भी हम वो देख सकते हैं। खोतान से चलकर फैयान काबुल आया और काबुल से फिर खात गंदार होकर तक्षशिला पेशावर वो पहुंच गया। उसने वहाँ तक्षशिला और पेशावर, जबकि आज पाकिस्तान में है, उसने तब देखा था कि बहुत सारे बड़े बौद्ध स्तूप उसने देखे। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और वह मथुरा आ पहुंचा। मथुरा का वर्णन करते हुए फैयान ने लिखा है कि मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संगाराम बसे हुए थे। संगाराम जहाँ बौद्ध भिक्खु रहते थे, बौद्ध साधुओं का निवास होता था और बौद्ध धर्म का अधिक ही प्रचार हुआ करता था उस जमाने में। आगे चलकर फैयान लिखता है, राजपुताने का राजा बौद्ध है। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। इस देश की जलवायु न बहुत गर्म है न बहुत ठंडी। बर्फ या कोहरे की अधिकता नहीं है। प्रजा सुखी है। लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता। शासक लोग अत्याचार नहीं करते। किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है। लोग इच्छानुसार जहाँ चाहे घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी को उसके अपराध के अनुसार ही भारी या हल्का दंड दिया जाता है। देश भर में जीव हत्या नहीं होती। बाजारों में कसाई खाने और मांस बेचने की दुकानें नहीं है। बुद्ध भगवान के समय से इस देश के राजा, महाराजा तथा अमीर लोगों ने दान से विहार निर्माण करने की प्रथा चली है। वे लोग भूमि आदि का दान पत्र लिख देते हैं।
जिसकी आय से विहारों का काम चलता रहता है। विहारों में रहने वाले साधु संतों को मुफ्त भोजन मिलता है। मथुरा से चलकर फैयान ने कनौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फैयान ने बुरी दशा में पाया। नगर उजाड़ था। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने यह लीला समाप्त की, बुरी दशा में था। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। पाटलिपुत्र, पटना का वर्णन करते हुए फैयान ने लिखा, पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है। मनुष्य के हाथों से वह न बना होगा। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। उस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। तो फैयान ये पहुंच गया है खोतान के मार्ग से होता हुआ। तो आगे चलकर वो मथुरा का वर्णन करता है और कहता है कि राजपुताने का राजा बौद्ध है। दक्षिण की ओर एक प्रदेश है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जहाँ की वातावरण जो है वो ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंड, प्रजा भी सुखी है। राजा ज़्यादा अत्याचार, मतलब बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करते। वहाँ प्रजा की आय भी अच्छी है, उपज भी अच्छी है किसानों की। राजा ज़्यादा उनके ऊपर लगान नहीं लगाते। लगान का मतलब है टैक्स। वहाँ अमीर लोगों के द्वारा दान से बनाए गए विहार का निर्माण भी, ये जो प्रथा जो है वो चलती है। भूमि भी दान की जाती थी। मथुरा से चलकर फैयान कनौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि स्थानों पर गया। भगवान बुद्ध की जो जन्मभूमि जो है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, वो थी कपिलवस्तु। उनकी दशा, कपिलवस्तु की दशा बहुत बुरी थी। अब वो उजाड़ गई थी। कुशीनगर भी फैयान गए थे। कुशीनगर जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इहलोक का मतलब है स्वर्गवासी हो जाना, मृत्यु होना। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए तो बौद्धों का एक सम्मेलन भी हुआ था। फिर फैयान पाटलिपुत्र गए। पाटलिपुत्र आज का पटना जो बिहार में है, उनका भी वर्णन उन्होंने किया है। वहाँ एक बड़ा ही पुराना राजमहल, काफ़ी अद्भुत, उनके जो बड़े बड़े पत्थरों से काम वो किया गया था। वहाँ लगभग 700 साधु रहते थे, बौद्ध भिक्खु रहते थे। और दूसरे महीने के 8वें दिन वहाँ एक उत्सव हुआ करता था। उस उत्सव में 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता था। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ था। एक मंदिर बनाया जाता है रथों के ऊपर, और उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती है। और वही रथ पूरे नगर में घुमाया जाता है। वही वो उत्सव हुआ करता था। इस प्रकार 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों को चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। फैयान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन किया। उसके उपरांत वह काशी, ताम्रलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंहल द्वीप गया। फैयान लंका में 2 वर्ष तक रहा।
भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कर्ष देखा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठा कर ली थी। उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़े फैयान को बहुत समय हो गया था, इसलिए उसे अपने देश का स्मरण होने लगा। अंत में उसने एक जहाज से यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयाँ उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिणी चीन में समुद्री तट पर सकुशल पहुंच गया। भारत यात्रा करके फैयान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। तो जैसा हमने देखा कि 2 महीने के 8वें दिन में एक उत्सव हुआ करता है मथुरा में, और उस उत्सव में रथ बना के उसमें मंदिर, रथ के ऊपर मंदिर बनाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी जाती थी। तो इस प्रकार के 30 रथ तैयार किए जाते थे और वो उत्सव बड़े जोर शोर से मनाते थे लोग। उसी नगर में या भारत में लोगों ने नगर में असहाय रोगियों के लिए औषधालय और चिकित्सा केंद्र भी बनाए थे, मतलब अस्पताल, औषधालय, मेडिकल। फैयान ने गया में भी देखा कि बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का भी दर्शन किया। उसके बाद फैयान काशी, ताम्रलिप्त आदि स्थानों पर वो पहुँचे, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। वहाँ के बाद वो श्रीलंका पहुँचे, सिंहल द्वीप उसे कहा है। श्रीलंका में वो 2 वर्ष तक रहे। वहाँ पर भी उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म का बड़ा ही उत्कर्ष देखा है उन्होंने, और भारत के जैसे ही वहाँ पर भी बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार और प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें, मूर्तियाँ उन्होंने इकट्ठी कर ली और अपने साथ वो चीन लेकर गए। काफ़ी समय बीत गया था तो फैयान को अपनी मातृभूमि की याद आने लगी और बड़ी कठिनाइयाँ सहते हुए वो जल मार्ग से अपने देश सकुशल पहुँचे अच्छी तरह से। तो भारत यात्रा करके फैयान ने स्वयं को धन्य समझा है और भारतवासी का मस्तक गौरव से इसके कारण ऊंचा हो उठता है। ये पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में किस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था और भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारत की किस प्रकार से भूरी भूरी अच्छी तरह से तारीफ की है। यही हमने इस पाठ में सीख लिया है। धन्यवाद।